वेलकम बैक टू उमंग स्टडी। मैं अंकुर यादव आप सबका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम वही अपनी सीरीज जो हमने प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट की हुई है, एनटीपीसी के जो CBT 1 के पेपर सोल्व कर रहे हैं और वहां से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल रहे हैं वो करने वाले हैं। हम सारे जो जीएस के टॉपिक होंगे वो पूरे डिटेल में करने वाले हैं और सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे मिक्स। जो पूरा पेपर होगा मिक्स, ताकि आपको हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियो ना देखनी पड़े। तो सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे तो ताकि आप बोर भी ना हो जीएस से और किसी मैथ से और किसी रीजनिंग से। तो मिक्स क्वेश्चन होंगे तो आप बोर फील नहीं करेंगे। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे जुड़ सके। भाई कम से कम 100 तो लाइक करवाओ, जल्दी करो यार, ठीक है। शेयर कर दो, है काफी एफर्ट्स लगते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। जल्दी से करिए एक बार, है इतने मैं बता देता हूँ। जो हमारा मॉक ग्रुप है किसी उसमें जुड़ सकते हैं। मॉक ग्रुप में फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। इसमें क्या है, हम डेली पेपर बताते हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी वालों को कि ये एक पेपर देना है, तो ताकि बच्चों का पेपर सारे क्लियर होते जाए। क्योंकि डाउट जैसे आज पेपर बताया तो वो दिन में बता दिया, पूरे दिन वो बच्चा दे सकता है पेपर और फिर शाम को अपने डाउट पूछ सकता है दूसरों के साथ उस ग्रुप पे। तो सेम मॉक करने से काफी फायदा होता है। तो थोड़ा कंपटीशन भी फील होता है कि यार मेरे थोड़े से नंबर कम रह गए, या दूसरे से एडवाइस ले सकते हैं जो अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मैं उसमें जुड़ने के लिए मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आप जल्दी से आ जाइए। और हमारे जो CBT 2 का पेपर सोल्व करवा चुके हैं हम, उसमें किसी वीडियो आ चुके होंगे, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट अंकुर यादव और सर लेक्चर्स के प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपके उमंग स्टडी पे, उसमें देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं सारे CBT 2 के, आप देख सकते हैं। तो जल्दी से आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे को, जल्दी से आंसर दीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई सबके साथ, ठीक है। क्वेश्चन ये मत सोचिए प्रीवियस ईयर नहीं है, बस इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये है कि थोड़ा सा क्या है ना, एक तो पीडीएफ फॉर्म में जब करवाते हैं तो पीडीएफ फॉर्म में आंसर दिए रहते हैं, आपको पता होगा ग्रीन टिक में आंसर दिया रहता है पीडीएफ में, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं आता सोल्व करने से। पहले ही आंसर पता चल जाता फिर क्या ही सोल्व करना उसको, ठीक है। तो जब इसलिए मैंने इस फॉर्म में करवाया, और पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पीडीएफ नहीं होती, क्या तो हिंदी में होते क्या इंग्लिश में, तो बच्चों को प्रॉब्लम ना हो दोनों लैंग्वेज में, इसलिए इस फॉर्म में, और थोड़ा अच्छा भी दिखता है, ठीक है। तो इसलिए इस फॉर्म में, नहीं तो है सारे प्रीवियस ईयर, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 4 जनवरी की शिफ्ट के CBT 1 के। चलिए जल्दी से पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 अक्टूबर 2005। तो इसके बारे में देखिए यार, आपको सबको पता होगा जो पेपर दे रहे हैं कि आरटीआई से हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। जो बच्चे 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है आरटीआई वाला कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बारे में आपको याद होनी चाहिए कुछ डेट, जो मैं बता देता हूं। पहले तो ये बताओ आरटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये तो आपको पता होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। और एक देखिए आरटीआई जो एक्ट था ना, जो आरटीआई एक्ट था वो बताइए कब पास हुआ था, ठीक है। 3 डेट है, एक तो एक्ट जब पास हुआ पार्लियामेंट से, भाई पार्लियामेंट पास करता है ना, पहले कोई भी कानून बनता है पहले पार्लियामेंट पास करेगा, फिर प्रेसिडेंट पास करेगा, फिर उसको कैसे, जो ये क्वेश्चन पूछा कम इनटू एफर्ट, मतलब लागू कब किया गया था। तो 3 डेट आपको पता होनी चाहिए किसी भी एक एक्ट के बारे में। तो लागू कब हुआ था, जो इंपॉर्टेंट, और उनके तीनों चीजें पता होनी चाहिए। लागू कब हुआ था, तो ये तीनों पता होने चाहिए डेट, ठीक है। एक क्वेश्चन में उसने पूछ लिया लागू कब हुआ था, दूसरी शिफ्ट में, इतनी शिफ्ट में होगा ग्रुप डी का पेपर भी और किसी एनटीपीसी का, तो किसी शिफ्ट में कुछ पूछ लेगा, किसी शिफ्ट में आरटीआई की फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो ये सारे आपको पता होने चाहिए। तो एक्ट कब पार्लियामेंट ने पास किया था, 12 मई, चाहे डेट याद ना रखे, बस मंथ याद रख लिए, 12 मई 2005। तो सबसे पहले पार्लियामेंट में इस डेट को पास हुआ, ठीक है। प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर कब किए, 12 जून 2005। और किसी लागू कब हुआ, ये जो बता दिया अक्टूबर, और डेट देखे तो 12 अक्टूबर 2005, ठीक है। तो ये आपको ये डेट तीनों याद होनी चाहिए। और थोड़ा बहुत और मैं बता देता हूँ क्या पता होना चाहिए। जो फर्स्ट आरटीआई की एप्लीकेशन जो फाइल की थी, तो जो फर्स्ट आरटीआई की एप्लीकेशन फाइल की थी वो बताइए किसने की थी। जो फर्स्ट आरटीआई फाइल अप्लाई की थी वो किसने की थी, शहीद राजा बुर ने। तो इन्होंने सबसे पहले आरटीआई फाइल की थी पहली। और इसके अंदर पूछ ले कि आरटीआई एक्ट के अंदर कितने शेड्यूल आते हैं, तो 2 शेड्यूल आते हैं, 2 शेड्यूल्स आते हैं। और सबसे पहले ये पूछ ले कौन से देश ने आरटीआई लागू एक्ट पास किया था, सबसे पहले लागू किया था, तो वो कौन सा देश है, स्वीडन। देखिए उससे कंफ्यूज मत हुइए, किससे,
फ्रांस से कंफ्यूज मत हो, जे फ्रांस नहीं है, कई बच्चे फ्रांस मार देते हैं, वो किस में आता है, फ्रांस किस में आता है, जीएसटी का पूछे तो फ्रांस मारना, नहीं तो इसमें आरटीआई एक्ट सबसे पहले किसने पास किया था, स्वीडन ने। ठीक है, तो अब जल्दी से आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। तो जल्दी से आंसर दीजिए। यही है यार, पेपर को आप है ना, इसलिए मैं करवा रहा हूं ताकि आपको ज्यादा डोलना नहीं पड़े, क्योंकि जैसे आप करोगे पेपर सोल्व, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी आंसर कर दोगे और उतना ही वो क्वेश्चन आएगा भी नहीं कि ये पता नहीं हर बार प्रीवियस ईयर थोड़ी पूछेगा। तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए टॉपिक, इसीलिए हम इसको डिटेल में कराते जा रहे हैं, जो आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आप लिख सकते हैं और जिसने कर रखा है उसका रिविजन हो जाएगा एक बार। चलिए जल्दी से आ जाइए। और सारे इंपॉर्टेंट है ये भी नहीं कह सकता कोई भी सर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टॉपिक ले रखा, तो इसमें इंपॉर्टेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि भाई अनइम्पोर्टेंट का। तो चलिए अब जल्दी से इसका आंसर दीजिए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब शुरू की गई थी? जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या है? 2003 में। तो इसके बारे में देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट योजना है, तो इसके बारे में आप देख लीजिए। जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना ये किसके लिए थी? स्वास्थ्य सुविधा, सस्ती स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। तो इस योजना की पहली बार कब शुरू किया गया था? मतलब कब से लॉन्च कब किया गया था? देखिए, ये देखिए इसके बारे में, लॉन्च तो किया गया था 2003 में। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पूछ लिया कि कब लॉन्च किया गया था, लॉन्च का आ गया ना। ठीक है, अगली बार पूछ सकता है कि किसी ये अप्रूव्ड कब की गई थी। तो ये योजना की कब अप्रूव की थी? मार्च 2006 में। ठीक है, अनुमोदित किया गया था। और किसी इसके इस जो किसी ये थी योजना, इसके तहत सबसे पहले चरण में क्या काम किए गए थे? तो आपको पता होना चाहिए। ये पूछ सकता है कि ये जो 6 एम्स थे ये किस योजना के तहत स्थापित किए गए थे। तो कौन से हैं एम्स? 6 एम्स याद रखने आपको, इस योजना के तहत स्थापित किए गए थे। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल के, ये जो पटना, रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर एम्स, जोधपुर एम्स और ऋषिकेश एम्स, ये 6 एम्स आपको याद होने चाहिए। और एक तो ये काम हो गया पहले चरण में। दूसरा चरण में पहले चरण का दूसरा काम क्या था? 13 जो सरकारी मेडिकल कॉलेज थे उनको अपग्रेड किया गया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक ये पता होना चाहिए किस मंत्रालय के अंदर आती है योजना, ये भी पूछ सकते हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, तो ये आपको इस योजना के बारे में पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। मैथ का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। मैथ के क्वेश्चन देने का मतलब ये है ताकि आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो और प्रीवियस सोल्व तो कर हो ही रहे हैं। तो अब जल्दी से देखिए, द सम ऑफ द टू नंबर इज a प्लस में b, दो नंबर है उनके सम क्या दे रखा है? 25। डिफरेंस क्या दे रखा है? a माइनस बी अपॉन में 15। तो अब कह रहा है रेशियो, तो a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। a और b की वैल्यू अगर निकालनी होती है तो इस फॉर्म में अगर हो तो क्या करो, a की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ो, 25 प्लस 15 40 और उसका आधा कर दो। तो वही क्या वैल्यू होगी? 40/2 कितने हो गए? 20। तो 20 आ गया a की वैल्यू। और b की जो माइनस वाला है इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसका डिफरेंस कर दो। 25 माइनस 15 कितना होगा? 10। 10 का आधा करोगे तो 5। तो ये आ गया 5। और a और b का रेशियो क्या आ गया? 4:1। तो 4:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी स्पीड रखें क्योंकि रिवीजन वाली वीडियो है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको स्लो, थोड़ा सा और स्लो करना है तो बता दीजिए। स्पीड तो मेरे अकॉर्डिंग इतनी स्पीड सही है ताकि किसी आप बोर फील ना करें। अगर मैं धीरे धीरे कराऊंगा तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। अकबर के बारे में हमने किसी CBD 2 के पेपर में भी बताया था, काफी क्वेश्चन आ रखे थे। तो आपको पता है अकबर वाला टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने पूरा टॉपिक 10 मिनट ली थी इस टॉपिक को पढ़ाने में। ठीक है, तो आप पिछली वीडियो मैंने जब भी कहा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इन वीडियो को छोड़िए मत, इस सीरीज को कंटिन्यू रखें। आप डिनर करके, 9 बजे वीडियो आती है, डिनर करके आराम से आप पढ़े किसी ये सीरीज देख सकते हैं ताकि आपका रिविजन होता रहे। सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन हो रहे हैं, सारे सब्जेक्ट के और सारे टॉपिक हो रहे हैं क्लियर। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है मैथ का, ज्योग्राफी का, सबका टॉपिक मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो काफी अच्छी वीडियो होने वाली है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट होंगी। तो वीडियो में बने रहे हमेशा के लिए। ठीक है, और लास्ट में हमें एक अच्छा सा टॉपिक लेते हैं, जैसा आज क्या होगा 80-57 वाली जो क्रांति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट में तो एक सबसे अच्छा टॉपिक ऑफ द डे लेके वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है, अकबर के बारे में वैसे मैं बता चुका हूं तो ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, पर फिर भी मैं रिविजन करवा देता हूं। तो सबसे पहले देखिए अकबर का ये क्वेश्चन कर लिया, कब हुआ था अकबर सम्राट कब बने थे? 1556 AD में। तो अगर डिटेल में पूछे तो क्या होगा? 1556 14 फरवरी। थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, अगले पेपर में थोड़ा सा लेवल अगर ज्यादा भी आ जाए तो आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। तो 14 फरवरी 1556 में कहां पे राज तिलक कहां पे हुआ था?
कालानौर, और कालानौर कहाँ पे? पंजाब के अंदर। अब इसका नाम, कालानौर का नाम क्या कर दिया है? गुरुदासपुर। ठीक है। और आपके, और ये पता होना चाहिए अकबर का जन्म कब हुआ था, ये बताइए जल्दी से, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं अकबर का। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? अक्टूबर 1542 में। तो ये सिर्फ 13 साल की उम्र में ही किसी सम्राट बन गए थे। पर इनके, जब इन्होंने ये 13 साल की उम्र में तो ये संभाल नहीं सकते, ये पूरा साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य है। तो इसके संरक्षक कौन थे? बैरम खां थे। सुनते जाइए आराम से, ठीक है। मैं एक बार रिवीजन करवाता हूँ, लिखवाऊंगा नहीं, टाइम लगेगा ज्यादा लिखवाने में। तो जन्म का मैं बता दें, अक्टूबर 1542 में हुआ था। कहां पे हुआ था? अमरोट, अमरोट के अंदर जन्म हुआ था इनका। ठीक है। और संरक्षण कौन थे? बैरम खां थे। और क्या पता होना चाहिए? दीन ए इलाही, जो किसी धर्म था, इन्होंने चालू किया था। उस धर्म को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? बीरबल ने स्टार्ट किया था। और बीरबल का नाम, असली नाम पूछ ले तो क्या था बीरबल का? महेश दास था। ठीक है। और अब आ जाइए जल्दी से, जो कैसे अकबर ने जजिया कर, जो सबसे जजिया कर चलता था जो हिंदुओं पे, ठीक है, तो उस जजिया कर को किसने खत्म किया था? अकबर ने खत्म कर दिया था। और अब और क्या बता था, और क्या बता सकते हो बैरम, और क्या पूछ सकते हैं अकबर के बारे में? हाँ, आपको युद्ध पता होना चाहिए। पानीपत का जो सेकंड युद्ध था, पानीपत का पहला तो पता ही है, ठीक है। पानीपत का जो सेकंड युद्ध था वो किस किस के बीच में हुआ था? अकबर वर्सेस किसके था? हेमू के बीच में हुआ था। तो कौन जीता था? अकबर जीता था। पर आपको पता है अकबर, और ये कब हुआ था? ये तो आपको पता होगा कब हुआ था? 1556 में। डेट आपको याद होनी चाहिए, 5 नवंबर। 5 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट युद्ध है ना, तो आपको इसकी डेट भी पता होनी चाहिए। 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और अब देखिए ये 1556 में कैसे इसको सम्राट बनाया गया, उसी साल मतलब युद्ध हुआ। तो आप समझ सकते हो इनकी उम्र तो 13 साल होगी, तो इन्होंने तो युद्ध लड़ा नहीं होगा 13 साल की उम्र में। तो युद्ध वैसे मेनली किसने ही लड़ा था? बैरम खान ने ही लड़ा था। ठीक है। जो पानीपत का दूसरा युद्ध था वो किसने संभाला था? बैरम खान जी ने संभाला था। ठीक है। तो अगुवाई बैरम खान ने ही की थी। बस हाँ, इनका एक जो मेन युद्ध आता है, जो इन्होंने खुद इनके टाइम पे आता है, वो कौन था? हल्दी घाटी का युद्ध, जो काफी पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट। हल्दी घाटी का युद्ध ये कब हुआ था? 18 जून। जो इंपॉर्टेंट युद्ध है उनकी डेट भी याद होनी चाहिए आपको। ठीक है। तो 18 जून 1576 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जी के बारे साथ हुआ था। और इसमें कौन जीता था? अकबर जीता था। ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। और ये भी पूछ लेते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध के समय इनका नेतृत्व, किसी मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो नेतृत्व किसने किया था? मानसिंह। देखिए दो नाम आते हैं, कई बार ऑप्शन में मानसिंह दे देते हैं या क्या दे देते हैं? असफ खां। ठीक है। अगर मानसिंह है तो आपको मानसिंह पे टिक लगाना है। ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आसफ खां। पहला प्रायोरिटी आप मानसिंह को ही देंगे। ठीक है। तो चलिए बस इतना काफी है, मैंने रिवीजन करवा दिया काफी। वैसे मैंने बता चुका हूं अकबर के बारे में, तो पिछली प्रीवियस ईयर वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आइए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। Who among the following is the youngest Nobel laureate? सबसे कम उम्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये मैं बता चुका हूं वैसे तो आपको, क्योंकि नोबेल प्राइज का मैंने पूरा बताया था टॉपिक, फिर भी मैं इसको बता देता हूं। ये क्वेश्चन मैंने यही तो देखा, आपने देखा होगा कि मैंने कुछ पेपर करते हैं आप सोल्व। एक बार पेपर करने सही बता रहा हूं, आप 133 पेपर आए हुए थे ना सीबीटी वन के, सिर्फ 10 पेपर सोल्व कर लो आप, सिर्फ वो भी डिटेल में। ठीक है। तो आप देखेंगे आपके लगभग क्वेश्चन क्या 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। जीएस के क्वेश्चन उसी से, उन्हीं टॉपिक को ऊंचा नीचा कर रखा है। आपको पता है आरटीआई, यूनेस्को, किसी नीति आयोग, इन ये टॉपिक है जो 50-60 टॉपिक है जिनसे लगभग क्वेश्चन वही आते हैं। तो हम टॉपिक पे फोकस इसीलिए कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखो, किसी मैंने सीबीटी 2 करवाया ना, उसमें भी बताया, फिर उसके बाद सीबीटी 2 का अगले पेपर में बताया, फिर उसके बाद किसी अब भी ये सीबीटी 1 में भी आ गया। तो 3 बार तो मेरे पास ही आ लिया ये क्वेश्चन। ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? मलाला यूसुफजई। ठीक है। ये इनको क्या था? ये सबसे कम उम्र में विजेता थी ये नोबेल पुरस्कार की। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। ठीक है। इनके बारे में आपको पता, काफी न्यूज में भी रहती है।
अभी किसी एक्टिविस्ट हैं, कहाँ की हैं पहले ये पता होना चाहिए, कहाँ से हैं, पाकिस्तान से हैं। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, पीस अवार्ड मिला था, ये पूछ सकता है कौन सा अवार्ड मिला था, नोबेल पीस अवार्ड मिला था, और किस उम्र में मिला था, 17 की उम्र में मिला था। और 2014 में ही किनको मिला था, जो इंडिया के कौन थे, कैलाश सत्यार्थी, तो उनके साथ ही इन्होंने शेयर किया था, इन दोनों को मिला था। तो अब जैसे इनको कितना प्राइज मिलता है आप बताइए, कितना मिलता है, इंडियन करेंसी के हिसाब से 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो ये नहीं है कि 7 करोड़ इनको मिला और 7 करोड़ कैलाश सत्यार्थी को मिला, तो वो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब आधा हो जाता है, ठीक है। अगर 3 बंदे तो तीनों में बढ़ जाता है, ठीक है। तो 2014 में मैं बता दिया इनको मिला था, किनके साथ, कैलाश सत्यार्थी के लिए जो पीस, कैलाश सत्यार्थी के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो काफी किसी चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए काफी काम किए। और इनकी अब इस पे आइए अपने मलाला पे इनकी जो कार्य है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको हिंदी में पता होना चाहिए, जो हिंदी के बच्चे हैं उनको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। पता है क्या, कई बार क्वेश्चन होता है क्या है, बुक्स वगैरह के जो नाम है वो क्या करते हैं, हिंदी वाले बच्चों को भी इंग्लिश में नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यही लिख दें, वी आर डिस्प्ले ट्रू स्टोरी ऑफ रिफ्यूजीज लाइव्स, तो ये आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए ये किसके द्वारा लिखी गई है, मतलब जो भी मलाला यूसुफजई के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको हिंदी में तो पता हो, जरूरी नहीं है हिंदी में ही दिया जाए, तो आपको इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। तो ये आप उनकी जो काम है ये याद कर लीजिए, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से, काफी आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दे, हैं। चले अब देखिए जल्दी से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट, तो गोदावरी रिवर कहां से निकलती है, ठीक है। तो ये तो आपको सबको पता होगा, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी। तो गोदावरी के बारे में देख ले थोड़ा सा, तो ये बता दिया मैंने, गोदावरी किसी सबसे बड़ी रिवर है, पेनिसुलर रिवर है। देखिए पेनिसुलर रिवर के प्रायद्वीपीय नदी का मतलब क्या है, जो नीचे की तरफ 3 तरफ से, अगर ये एरिया को क्या कहेंगे, पेनिसुलर एरिया कहेंगे ना, क्योंकि भाई तीनों तरफ से यहाँ से क्या समुद्र से घिरा हुआ है, तो उसी को कि ज्योग्राफी में पूछ भी लेते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये गोदावरी साउथ की आपको पता है सबसे बड़ी नदी है, और किसी इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया है। गंगा पहले नंबर पे आती है, इसकी लेंथ कितनी है, 1500 किलोमीटर है। और किस डायरेक्शन में बढ़ती है भाई, यहां से निकलती है महाराष्ट्र से, और किस तरफ जाती है, इस तरफ जाती है। तो किस तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, ठीक है। ड्यू टू इट्स लेंथ, किसी इसको क्या कहते हैं, लेंथ एरिया कवर करते हैं, बड़ी नदी है, तो इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और कौन कौन से स्टेट में बहती है ये, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में। तो इतना आपको इस नदी के बारे में पता होना चाहिए, हर नदी के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए, कहां से ओरिजिन होती है, लेंथ कितनी, लेंथ अगर इंपॉर्टेंट नदी जैसे गंगा, इंडस, इनकी लेंथ आपको पता होनी चाहिए, और कहां पे किसी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज वो पता होनी चाहिए। चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए, जल्दी आंसर दीजिए कमेंट में। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दीजिए। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, रेलवे में आते हैं आपको पता है। तो सीटिंग अरेंजमेंट कुछ टॉपिक है रीजनिंग के, वो जो मैं बता देता हूँ, रीजनिंग के कुछ टॉपिक है जो आपको प्रॉब्लम देंगे, वो कौन कौन से हो सकते हैं, क्लॉक हो सकता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। बीच बीच में मैं करवा रहा हूं, देखिए आपको जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो प्रैक्टिस में करवा रहा हूं, थोड़ा बहुत आपको उस कॉन्सेप्ट का बता भी रहा हूं, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं, आप ये टॉपिक तो अपने दोबारा से कर लीजिए अगर आपने नहीं किया। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन क्या हो गया, और किसमें प्रॉब्लम आ सकती है, थोड़े बहुत सीरीज वगैरह में तो आती है, वो तो ये सबको ही आती है, ठीक है, सीरीज वगैरह में उसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी सीरीज आएंगी, उसका वो नहीं है। पर ये टॉपिक जो स्टेटमेंट, ब्लड और क्लॉक और ये कैसे सिटिंग अरेंजमेंट है, ये थोड़े आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिए, ये थोड़ा सा अच्छा रहेगा ना, क्योंकि एवरेज जो बच्चा है उनकी काफी गलत हो जाते हैं ये क्वेश्चन। तो आप थोड़ा सा एवरेज से ऊपर रहिए ताकि आपके कम गलत हो। चलिए मैं देखता हूं क्या आंसर है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रहा है, 5 स्टूडेंट आर सिटिंग इन ए सर्कुलर फेसिंग द सेंटर, तो 5 बंदे जो सर्कल की तरफ फेस करके बैठे हैं, ठीक है, ऐसे। फिर क्या कह रहा है, सुमित इज बिटवीन सुनील एंड सुस्मित, ठीक है। तो सुमित जो बंदा है, ठीक है,
मैं ऐसे लिख लेता हूं, आप अगर सर्कल पे लिखना चाहें तो सर्कल पे लिख सकते हैं। तो सुमित और किसी किन के बीच में, सुनील और सुस्मित के बीच में। ठीक है, अगला देखिए, सुषमा इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ श्वेता। तो श्वेता के, क्या लिख रहा है, श्वेता के राइट साइड में। सुषमा श्वेता के लेफ्ट साइड में होगी। ठीक है, अगली लाइन देखिए, देखिए ये कोमा लग रहा है ना, तो इसके बाद यहां से पढ़ना अलग लाइन बन जाती है, तो आप कोमा पे ध्यान रखिए इंग्लिश वाले। देखिए सुस्मित एंड सुषमा, अब अगली लाइन होगी ये, सुस्मित एंड सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। जो सुस्मित है वो एक साथ नहीं बैठे, किसके, सुषमा के। अगर आपका क्वेश्चन हो गया तो आप कैसे स्पीड तेज कर लीजिए वीडियो की। ठीक है, और सुषमा आर नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू सुमित। तो सुमित के साइड में कौन बैठा है, तो देखिए यहां पे ये पहले तो भाई यहां पे देखिए जो सुस्मित है इसके साइड में हम किसको बैठा सकते हैं, तो यहां पे इसके, अगर मैं यहां पे लगा दूं ये इक्वेशन, अगर मैं पूरी इसको जोड़ दूं आपस में, तो यहां पे ये नहीं आएगा। तो देखिए इस केस में तो वैसे ही नहीं आ सकता कहीं पे भी, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ पे लिखेंगे सुस्मित और सुषमा, ठीक है, यहाँ पे लिखा तो क्या हुआ, ये आपस में पास नहीं आ सकते। अगर मैं दूसरी साइड भी इनको इस जगह यहाँ पे भी रख दूं, ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर सुषमा लिखूंगा तो गोल है ना ये मेज, तो ये तो इक्वेशन हो ही नहीं सकती। तो अपनी दूसरा केस क्या बन सकता है, सुमित और इस साइड बैठी हो, भाई सुस्मिता, यही तो दे रखा है, बीच में सुमित है सुनील के। ठीक है, तो अब इस साइड सुस्मिता कर देते हैं और इस साइड बीच में सुमित आ गया और अगला सुनील आ गया। ठीक है, और यहां पे रख लेंगे अब इस केस को, तो यहां पे लिखेंगे तो क्या आएगा, सुषमा और श्वेता। ठीक है, ये केस सही हो गया। ठीक है, यहाँ पे सुस्मिता और सुषमा, जो सुस्मित और किसी सुषमा आपस में साथ में नहीं बैठे हैं। ठीक है, बस ये कंडीशन होगी, तो सुमित के अगला कौन होगा राइट साइड में, क्या आएगा, ये कौन है, सुनील। तो सुनील आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस टाइप में ऐसे कर लेता हूं, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे लिखने के बाद आप सोचो कि लेफ्ट कौन सा, ये होगा या इस साइड होगा, लेफ्ट होगा, तो ऐसे लिख लोगे तो अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, पर किसी ऐसे आसान पड़ेगा अगर आप करते हैं क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय द यूनेस्को एज ऑफ जून 2020। तो देखो यूनेस्को के हर पेपर में मेरे को करवाना पड़ रहा है यूनेस्को वाला टॉपिक, कभी किधर आ जाता है, कभी किस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस बारे में देखते हैं यूनेस्को में, इसका आंसर मैं बताता हूँ, मत दीजिए इसका आंसर, मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिए, क्योंकि साइटें चेंज हो चुकी है अब नए डाटा के अकॉर्डिंग। तो नया डाटा ही पूछेगा ना, पुराना तो पूछेगा नहीं इतना। देखिए तो फिर हमने यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की साइट ही खोल ली है, तो उसमें आप देख सकते हैं अब कितनी, अब क्या क्वेश्चन पूछता है, अब नया जो डाटा है वो कब तक का है, तो लास्ट क्या है 28 जुलाई 2021 का है। तो अब कितनी टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1154। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इतनी है। जो कल्चर पूछ ले तो कितनी 897 है, नेचुरल 218 है और 39 मिक्स्ड है। और इंडिया का पूछे तो इंडिया का मैंने बता दिया काफी बार, 40 टोटल है, 32 कल्चर, जैसे 7 नेचुरल 1 मिक्स्ड। ठीक है, इतना आपको इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, और वैसे हम डिटेल में देख चुके हैं और बीच में और भी आगे आएगा तो हम बताते रहेंगे। ठीक है, तो बस अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। तो इसमें आप कोई क्या क्या याद रखिए, 154 कौन से डाटा है, जुलाई 2021 के अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चन आपकी बार देखना, पक्का किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, गारंटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, जल्दी से रीजनिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूं, देखिए इन टाइप के क्वेश्चन में
क्या करते हैं, सबसे पहले अगर देखो ज्यादा बड़ा है ना तो आप एक काम करो, इसको डिवाइड कर लो, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर लो। पहले तो काउंट करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो 20 है। ठीक है, तो इनको क्या करो, 5 5 के उसमें डिवाइड कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 आ गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे एक लाइन लगा दो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे लाइन लगा। तो अब समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे ये कर सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में पहले तो ये देख लो, ऑप्शन से ही देख लो, अगर ऑप्शन से आइडिया मिल जाता है कहीं भी तो उसका भी देखो, हर जगह दिमाग लगाओ। तो ऑप्शन में हर में से ए ही है, तो चलो ए आएगा पक्का, तो यहाँ पे तो ए आ गया, तो यहाँ पे बन रहा है ए बी सी डी। ठीक है, तो डी बन जाएगा, ये बन रहा है। फिर अगली बार एक बार ए 2 बार हुआ, अब बी 2 बार करके देख लो, बन रहा है तो ए बी सी डी। ठीक है, अगली बार सी कर लो, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी और लास्ट में डी, तो आपका क्या आ गया, ए डी बी ए डी। तो आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट वाला थर्ड। ठीक है, चेक करने की सारे जरूरत नहीं होते, 2 3 चेक कर लिया करो, जैसे फर्स्ट चेक कर लिया, लास्ट के देख ले, ए डी लास्ट में आएगा तो ए डी सिर्फ थर्ड में, तो ऐसे करके आप टाइम बचा सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। एक सेकंड, सॉरी। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से इसका। क्या खुल गया है ये कंप्यूटर भी मस्ती करता रहता अपने साथ ही, पता नहीं क्या खोल देता खुद ही। चलिए जल्दी से मैं बताता हूँ, देखिए जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा वैसे मैं रिवीजन करवा ही देता हूँ इसका। तो x प्लस 1/x इक्वल टू, अगर a दे रखा है तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है x² प्लस में 1/x², तो ये तो क्या होता है a² माइनस में 2। देखिए मैं डीप नहीं जा रहा, क्योंकि फिर मैं अगर इसका आपको प्रूव करवाने लग गया तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, पूरा अलजेब्रा ही हो जाएगा फिर तो। ठीक है, तो इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं तो थोड़ा जैसे पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। तो ये पूछ सकता है x प्लस 1/x, अगर दे रखा है a दे रखा है तो आपको ये पूछ सकता है x² प्लस में x 1/x², और क्या पूछ सकता है x³ प्लस में 1/x³ पूछ सकता है, तो वो क्या होगा a³ माइनस में 3a। ठीक है, और क्या पूछ सकता है, एक ये भी अच्छा क्वेश्चन बने, अगर ये पूछे तो x माइनस x² माइनस 1/x² पूछे तो वो क्या होगा, तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी तो का यही तो हो गया, तो इसको लिखेंगे a प्लस में b इंटू में a माइनस बी, तो लिखेंगे भाई इसको, तो ऐसे लिख के सोल्व कर लो, x माइनस 1/x और इंटू में x प्लस में 1/x। तो यहां से ये x, ये तो किसकी वैल्यू होगी, x प्लस 1/x की तो वैल्यू a आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तो दे रखी, और x प्लस 1 x माइनस 1/x क्या होता है, जब अगर x प्लस, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछ लेते हैं, ये बच्चों को याद भी नहीं रहता। अब बताइए x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, तो ये क्या होगा x माइनस 1/x, तो ये क्या होगा a² माइनस में 4 का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करके आप ये पूरा सोल्व कर सकते हैं। तो इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, इस पे इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने बता दी सारों के फॉर्मूले, आप देख लीजिए। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से, ये तो क्वेश्चन तो कर ही लिया होगा ना, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो क्या होगा a का स्क्वायर माइनस 2, तो 81 का स्क्वायर माइनस में 2 79 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को लेके मैं आपको काफी अच्छा आज बताने वाला हूं कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन करते कैसे हैं। ठीक है, काफी बच्चे डाउट में रहते हैं यार स्टेटमेंट के क्वेश्चन कभी गलत करते हैं सही करते हैं, आज मैं पक्का बताने वाला हूं। पहले खुद ट्राई कीजिए, आप क्या होगा इसका आंसर क्या होगा, आप पहले खुद ट्राई कीजिए फिर मैं बताता हूं आपको। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। चलिए मैं बताता हूं, देखिए पहले एक बात समझिए, पहले इसका रूल समझे, स्टेटमेंट के सोल्व करने का रूल क्या होता है। पहले तो एक समझे, अगर कथन अगर जो दे रखा है उसके अलावा कोई दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, आपको बस यही सोचना है मेरे को सिर्फ कथन का पता है और मेरे को कुछ भी डाटा खुद के दिमाग से नहीं लगाना है।
ठीक है, खुद का आपको किसी के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ कैसे, थोड़ा समझोगे और समझ जाओगे। एक सेकंड के, हाँ थोड़ा सा जो मैं बताऊंगा जो आप और समझ जाएंगे। देखिए क्या कहना चाहता हूं मैं, देखिए ए वेल्थी पर्सन हैज ए हायर चांस ऑफ हैविंग डायबिटीज। एक धनी व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो ये बात होगी, वेल्थी पर्सन के बारे में पता है आप उनको, ठीक है, उसके बारे में पता है। ये हम देखिए अजम्पशन देखिए, मोस्ट ऑफ द कॉज ऑफ डेथ अमंग वेल्थी पर्सन आर ड्यू टू डायबिटीज। धनी व्यक्तियों में अधिकांश मृत्यु मधुमेह के कारण होती है। तो देखिए इसमें हमारा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ रहा है ना, किस लिए, कि भाई क्या डायबिटीज के कारण ज्यादा डेथ होती है। ठीक है, तो डेथ का तो हमें तुमने स्टेटमेंट में कुछ दिया ही नहीं भाई। अगर स्टेटमेंट में अगर तुमने डेथ का कुछ दे रखा होता ना, तो बस आपको अजम्पशन पे उस पे जाना है, सिर्फ पॉइंट वो ढूंढने हैं कि यार इसके बारे में तो कुछ दे नहीं रखा। अगर नहीं दे रखा तो मैं इसको सही नहीं करूंगा, गलत। ठीक है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। ठीक है, अगले पे ये पुअर पर्सन डू नॉट हैव डायबिटीज। पुअर पर्सन के बारे में कुछ दे रखा है, डायबिटीज के बारे में तो दे रखा थोड़ा भाई, रिचर को ज्यादा तो पुअर पर्सन के बारे में भी कुछ नहीं दे रखा, तो ये भी मैं गलत कर दूंगा। ठीक है, खुद का दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, बस स्टेटमेंट में ज्यादातर सही मैं बताऊं क्या होती है। देखिए थोड़ा बहुत तो दिमाग आपको खुद ही लगाना पड़ता है, कोई भी टीचर 100% नहीं सिखा सकता इस टॉपिक को, पर फिर भी मैं अपने तरीके से बता सकता हूं, जो मैं तरीके से करता हूं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है ना, जो तरीके से मैं क्या करता हूं, मैं पहले करता था, अब तो छोड़ चुके हम तैयारी। तो अब देखिए जिस तरीके क्या होता है, क्या बता रहा था मैं खुद ही भूल गया। हाँ, तो बस इतना याद रखें, क्या कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा नॉलेज खुद की नहीं लगाने, अगर कुछ दे नहीं रखा जिसके बारे में, जैसे डेथ के बारे में कुछ नहीं दे रखा, पुअर पीपल के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो उनको आप सही नहीं करेंगे। ठीक है, सही उसी को करेंगे, हाँ वो बता रहा था, सही उसी को करेंगे जो इस स्टेटमेंट को उल्टा फुल्टा करके वही बात कहना चाह रहा हूं। ठीक है, जैसे ये बात दे रखे, वेल्थी पर्सन हैव हायर चांस ऑफ डायबिटीज, तो डायबिटीज को इस स्टेटमेंट को थोड़ा घुमा के वही बात कहना चाह रहा हूं भाई, डायबिटीज किसी अमीर आदमियों को ज्यादा होनी है, मतलब वही हो ना, एक्टिव पैसिव टाइप में कुछ थोड़ा बहुत वही लैंग्वेज वही होनी थोड़ी सी होती है, वही सही होते हैं लगभग। ठीक है, चलिए इतना काफी है वैसे भी रिवीजन के टाइप में। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। चलिए आसानी क्वेश्चन है, मैं ही करवा देता हूं। देखिए क्या हो रहा है इसमें, क्या कितने 64 से 60 हुआ तो -4, और ये 60 से 52 तो -8, ये -12। अब क्या आएगा -16, तो -16 करोगे तो क्या आएगा 24, अगला 20 करोगे तो 4 सही आ रहा है, तो ये आपका आंसर सही आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए मैं देखता हूँ, तो ये देखिए आपको दिख ही रहा है, वैसे सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, हमेशा दिमाग में ही सोल्व हो रहा है। तो a² - b² का फॉर्मूला लगेगा, और प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस वाला। माइनस वाला क्या होगा 0.27 - 0.13 बचेगा, तो वो क्या होता है 0.14 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से। हाउ मैनी इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट गोट द गोल्डन इन्वायरमेंट प्राइज 2019। देखिए करंट भी क्वेश्चन मैं इसलिए ऐड कर देता हूं क्योंकि उस टाइम देखिए पूछा गया था, जैसे डाटा आपको यूनेस्को हेरिटेज का पूछा गया, पर अब का थोड़ी पता था आपको। ठीक है, अगर आप खुद करते, मतलब कोई भी वैसे करता तो वो छुड़वाते देता, पर मैं इसलिए नहीं छुड़वाता क्योंकि यार आपको अब रिसेंट का भी करंट पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसलिए ऐड कर देता हूं। देखिए अब जैसे 2019 का पूछा था इन्होंने कि कितने एक्टिविस्ट को ये प्राइज मिला था, तो 6 बंदों को मिला था, और अब 2021 में कितने बंदों को मिला है, वो भी 6 बंदों को मिला है। तो ये पूछ सकते हैं ना आपकी बार CBD2 में जो भी, या ग्रुप डी में, तो इसलिए मैं आपको किसी इसके भी क्वेश्चन ऐड करवा देता हूं, किसके, करंट के। तो ठीक है, अब ये देखिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, गोल्डमैन इन्वायरमेंट प्राइज का दूसरा नाम क्या होता है, ये पूछ सकता है आपको अगले किसी भी शिफ्ट में। ग्रीन नोबल प्राइज कहा जाता है, और इसके विनर आपकी बात 2021 के एडिशन की इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, कौन सा, ये आप विनर देख लीजिए, ग्लोरिया थाई, थोड़ा थोड़ा नाम याद कर लिए, फर्स्ट नाम याद कर लिए, सारे याद होंगे नहीं, मैदा, ठीक है, और लीज और सैरन, इनके नाम भी बड़े अजीब होते हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख के आपको याद आ जाएगा। और ये 2019 के जो विनर थे उनके नाम है। ठीक है,
इसका देखिए गांधी सागर बांध किस राज्य में बनाया गया है? तो कुछ बांध आपको पता है काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप इंपॉर्टेंट बांध याद रखिए, बांध से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गांधी सागर बांध कहाँ पे? मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने बांध ऐड कर दिए, ये आप याद रखिए। ठीक है, इसमें मैं क्या समझाऊं क्या इसमें, तो आप कोई खुद याद करने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने प्रोवाइड करवा दिए, इन 3 स्टेट के काफी बार पूछे जाते हैं, वो बांध मैंने बता दिए, आप एक बार खुद देख लीजिए। ठीक है, तो एक बार खुद इनका देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना, आपको स्क्रीनशॉट लेना, जूम कर दिया मैंने। हिमाचल के नाथपा चमेरा बांध, और ये आप देख लीजिए, और नहीं तो आपको ग्रुप में भी मिल जाएगा, ये मैं ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बांध आप देख लीजिए। ठीक है, अब जल्दी से इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है। tan थीटा प्लस में cos थीटा इक्वल टू 5, और ये पूछ रखा है ये, तो ये क्या होता है? tan थीटा आप मान लीजिए x मान लीजिए, तो cos थीटा उसका अपोजिट होता है 1/x हो गया, तो इक्वल टू 5 दे रखा है। आपको पूछ क्या रखा है? x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी है? tan 60 वैल्यू √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो अब ये कितना हो जाएगा? और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला, इसका क्या करो? स्क्वायर करो 25 और माइनस कर दो 2, 23, तो 23 आ गया यहाँ पे, और प्लस में यहाँ से 6, तो आंसर क्या आ जाएगा? 29। ये मुंह जवान नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, स्टेप कम से कम रखोगे उतना ही जल्दी आपका पेपर सोल्व होगा। अब जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं करवाता हूँ। ठीक है, ए क्लास हैज 48 स्टूडेंट, टोटल 48 स्टूडेंट है, ऑन ए स्पेसिफिक डे ओनली 3/8 ऑफ द स्टूडेंट आर प्रेजेंट। तो 8 अगर टोटल है, रेशियो 8 है, तो 3 क्या है? प्रेजेंट है, और कैसे 5 अब्सेंट है। ठीक है, और कैसे नंबर ऑफ पूछ रखा है, द नंबर ऑफ अब्सेंट ऑन द सेम डे, तो अब्सेंट का पूछ रहा था, मतलब 5 रेशियो की वैल्यू पूछ रखी थी। 8 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 8 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है? 48, तो यहां से निकालो, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है? 6, और 5 रेशियो की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए जल्दी से आंसर, इनमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस सोल्व करवा रहा हूं मैं, ताकि आपको प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा आइडिया मिल जाए किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। जल्दी से देखिए इसका क्या होगा। देखिए अगर देख सकते हैं यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट पे 4 भी है, 6 भी है, 4 भी है, तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए जल्दी से, 15 एकम 15, 15 चौके 60, तो ये हो गया 210। ठीक है, माइनस में 30, और ये क्या गया 9 प्लस में 17, 9 प्लस में 17 कितना होता है? 26, तो 26 जोड़ दीजिए इसमें, तो यहाँ पे क्या आएगा? 236 माइनस में 30, तो 206 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आज का अपना टॉपिक ऑफ द डे आ गया, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, सबको पता होना चाहिए इसका, तो काफी आसान क्वेश्चन है। फिर इसके बारे में 1850 के विद्रोह के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिए इसका आंसर क्या हो गया? 1859 में इस विद्रोह को दबा दिया गया था। ठीक है, तो अब अपने आते हैं किसी 1856 के विद्रोह पे। तो ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत का पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए, और ज्यादातर बच्चों ने पढ़ा होगा, मैं रिवाइज करवा देता हूं। तो ये विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 में कहां से शुरुआत हुआ? मेरठ से शुरुआत हुआ था। और मेन रीजन क्या थे इसके? चर्बी वाले कारतूसों की शुरुआत। ठीक है, और क्या थे? भारी कर, मतलब टैक्स ज्यादा लगा दिया था, किसानों की भूमि कर के रूप में भारी कर देना पड़ता था। तो इस कारण थे कि जो ये क्रांति स्टार्ट हुई थी, और इस क्रांति के हीरो कौन थे? मंगल पांडे जी थे। ठीक है, और क्या पूछ सकता है? ठीक है, और क्या हो गया? और इस टाइम 1857 में कौन थे किसी जो गवर्नर जनरल थे? तो अब तो गवर्नर जनरल थे ना, इसके बाद ही, इस क्रांति के बाद ही किसी वॉइसरॉय होने लगे थे। तो गवर्नर जनरल पूछेगा तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को क्या नाम दिया था? शैतान की हवा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और क्या पता होना चाहिए आपको? ये बता दे 1859 में इस विद्रोह को दबा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद फिर ये इस विद्रोह के बाद क्या आया था? भारत सरकार अधिनियम। तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, जो ये था ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, ये किसके अंदर चल गए थे? ब्रिटिश ताज के अंदर चल गए थे। जब भी तो कि अब क्या हो गए लगे थे? गवर्नर जनरल की जगह वॉइसरॉय होने लगे थे। ठीक है, फिर इसके बाद वॉइसरॉय चले थे ना 1858 के बाद में। तो आप मेरे को बताएंगे फर्स्ट वॉइसरॉय कौन था? ठीक है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। देखिए सारे आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सारे आपको पता होने चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे। ठीक है, और क्या पूछ सकता है इस क्रांति के बारे में?
ये आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से हमारे कौन से जो लीडर थे, ठीक है, कौन से प्लेस से किस लीडर ने संभाला हुआ था और उसका किसी और अंग्रेजों में उनके खिलाफ कौन थे, ठीक है, कि भाई उन किन के अपोजिट थे अंग्रेजों में। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली से कौन है, ये इंपॉर्टेंट है, बहादुर शाह द्वितीय, ये सारे इंपॉर्टेंट है। लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब, और झांसी से कौन, झांसी और ग्वालियर से कौन थे, लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। और तात्या टोपे का रियल नेम भी पूछ लेते हैं काफी बार, ये क्या होता है बताइए, तात्या टोपे का रियल नेम कौन है, रामचंद्र पांडुराय टोपे, तो ये इनका रियल नेम था, ठीक है। और ये पता होना चाहिए। और किसी बरेली से कौन थे, खानपुर बहादुर खान। इलाहाबाद और किसी बनारस से कौन थे, मौलवी मिलाकत अली। और बिहार से कौन थे, कुंवर सिंह, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए 1858 के सामने। और किसी वॉइस रॉय का पता होना चाहिए, ठीक है, कौन से वॉइस रॉय पहले वॉइस रॉय थे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। और तो इतना ही रखते हैं, ठीक है। आगे कुछ आएगा क्वेश्चन में दूसरा, अगर क्वेश्चन पूछता है 1857 के बारे में तो और ऐड कर देंगे मैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। जाने से पहले एक चीज और ऐड कर दो, अगर आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं तो अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। और एसएससी कॉम्बैक्ट आ रहा है इंग्लिश मैराथन किसी, और इसको कब है, 16 जनवरी को है, 12 बजे 12 PM में आप इनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होने वाला है। और यहाँ पे आप जीत सकते हैं काफी स्कॉलरशिप। और यहाँ पे इनरोल करने के लिए हमारा कोड यूज करना पड़ेगा आपको, उमंग, जो बिल्कुल फ्री है। उमंग स्टडी कोड यूज करके आप इनरोल कर सकते हैं। तो उमंग स्टडी में कोई भी गैप यहाँ पे नहीं है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, और भाई पढ़ाई करते रहो, हैं, वीडियो को लाइक करके जाएं प्लीज।